नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर यानी कि कल जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ है सीटेट का पेपर नंबर 2 उसका सीडीपी के आंसर की के बारे में। पेपर नंबर 2 जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में लिया गया था, ठीक है, उसका हम लोग अभी देखेंगे भाग 1 सीडीपी का। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया था। पहला प्रश्न दिया गया था, जीन पियाजे डेस डेस को डेस मानता है लेव लेव वाइगोत्स्की खालिस्तान को खालिस्तान मानता है। मतलब आपको यहाँ पे एक फिलिंग जो ब्लैंक्स वाला दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे जीन पियाजे का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसको अगर आप लोग जानते हो तो उसको आसानी से बना सकते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका आंसर देखेंगे तो देखो जीन पियाजे जो है मुख्यतः आपके आत्म केंद्रित क्या चीज जो आत्म केंद्रित वाक है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, तो यहाँ तो ये निजी वाले को दोनों को काट दो, ये भी कट जाएगा आपके और 2 भी कट जाएगा। अब कौन सा बच गया आपका, या तो आएगा ऑप्शन नंबर 3 या तो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर देखें तो जो लेव वाइगोत्स्की थे, कौन लेव वाइगोत्स्की थे, ये हमेशा क्या मानते थे कि जो स्टूडेंट है क्या चीज खुद से बात करते हैं, खुद से बात करते मतलब हम इसको क्या समझ सकते हैं, निजी वाक। ठीक, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक क्या दिया है, निजी वाक दिया गया है। लेकिन जो आपके जो जीन पियाजे थे, क्या जी जीन पियाजे, उसका आप लोग जानते हो क्या जी संज्ञानात्मक परिपक्वता या अपरिपक्वता से ज़्यादा संबंधित था। क्या चीज़, संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित था। कौन, जीन पियाजे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे आत्म केंद्रित वाक लेकिन स्व विनिमित में प्रभावी दिया गया है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्या चीज़ की इसका आंसर हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, आत्म केंद्रित, यहाँ पे आएगा आपका आत्म केंद्रित वाक। ठीक, यहाँ पे आएगा आपका संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, यहाँ पे आएगा आपका निजी वाक और यहाँ पे क्या आएगा आपका स्व विनिमित में प्रभावी। तो इसका सही आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, किसका, पहला नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, यहाँ पे एक समावेशी क्लासरूम में एक शिक्षक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है, और ऑप्शन 4 है अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। देखो यहाँ पे क्या जी, समावेशी शिक्षा, तो आपकी यहाँ पे देख अलग अलग क्षमताओं के आधार पर अलग करने तो आगे नहीं है, यहीं पे हो गया यहाँ पे कट। ठीक, यहाँ पे देखो एक शब्द है क्या जी, कमियां, नामीकरण, क्या जी एक निगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, ठीक, प्रतिस्पर्धा एक भी यहाँ एक निगेटिव के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कट। तो बच गया कौन आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर क्या निकल गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण दिया है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को प्रभावित करती है, स्व विनिमित सीखने को संसाधित करता है। अगर इसका आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्या जी, दोनों सही हैं आपके। जो ऑप्शन नंबर क्या जी, सॉरी आपके अभिकथन क्या दिया है कि लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ये भी एक बिल्कुल सही है। ठीक, आपका अभिकथन सही है। कारण क्या दिया है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वनियमित सीखने को संसाधित करता है, ये भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है, ए और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा एक प्रश्न ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो क्या चीज विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है।
विवेचनात्मक मतलब आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिससे आप लोग अपना माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सको या फिर ज़्यादा विचार कर सको। ठीक, तो देखो इस प्रश्न को पढ़ के जो ऑप्शन है उसको देख के आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि आपको दिया ऑप्शन नंबर ए में, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। ठीक, कारकों का योगदान में आप लोग बहुत विचार विमर्श करना पड़ गया। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, इसमें भी विचार विमर्श करोगे लेकिन इसमें कम करोगे। तीसरा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, एकदम नॉर्मल था, इसमें ज्यादा विचार विमर्श करना नहीं है। चौथा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, इसमें भी ज्यादा क्या चीज आप लोग विचार करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम इसमें कर कौन से क्वेश्चन में विचार ज्यादा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर एक वाले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। एकदम आसान क्वेश्चन था ये कि द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, यह है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। क्या पूछा गया आपका कि प्रदर्शन, सॉरी यहाँ पे कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास पूछा गया, सिर्फ लक्ष्य अभिविन्यास नहीं है, प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन एक दिया गया है, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। ऑप्शन दो दिया गया है, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन तीन दिया है, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। और ऑप्शन चार दिया है, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो देखो यहाँ पे प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास में तो इस ग्रेड वाला आता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसर। ठीक, किसी एक विषय में गहरी समझ हासिल करना, ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन परिश्रम करता है, ये भी नहीं आएगा। तो बच गया कौन आपका ऑप्शन नंबर दो, क्या चीज, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है, अभी कथन दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक, इसमें आपको कारण दिया क्या है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपके पहला तो क्या दिया है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षणिक मान को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित एक क्या होता है आपके निगेटिव होता है। ठीक, तो ये तो आएगा नहीं, गलत। ठीक, दूसरा क्या है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा सीखने की कोई संभावना नहीं होती, नहीं भी आया, ये भी आपके एक निगेटिव है। ठीक, यहाँ पे जब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आता है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव दिया है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या दी, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि को सटीक रूप से माना जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। ये नहीं, ऐसा नहीं माना सकता है। ठीक, दूसरा है क्या जी, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर तीन है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। और ऑप्शन नंबर चार है, बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिलती है। ठीक, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि को समय के साथ बदलता हुआ बताया है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए ले वागोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। यहाँ पर देखो जीन पियाजे, ले वागोत्स्की का प्रश्न ज्यादा पूछा गया है इस बार। ठीक है, तो देखो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं। एक, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है, ये तो नहीं आएगा। ठीक, मैं एग्जाम देखो संज्ञानात्मक किसका था, आपके जीन पियाजे का था। ठीक, दूसरा क्या है आपका, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन तीन है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है।
ऑप्शन 4 है भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आप लोगों को एक चीज़ याद होगा कि क्या चीज़ ले मैक्सिमम किससे संबंधित आपके संस्कृति, ठीक? तो जब संस्कृति से संबंधित है तो इसको ऐसे करके भी आप लोग लगा सकते थे। ठीक, इसमें आत्मकेंद्रित क्या थे? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक क्या भी? जीन पियाजे। भाषा एक स्वतंत्र है जो कि संज्ञान नहीं है। ये क्या है आपके पॉजिटिव क्वेश्चन है, नहीं है दिए तो ऐसे ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बचिए कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 क्या जी? भाषा एक सांकेतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के डेस आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? मनोसामाजिक। मनोसामाजिक आयाम के अंतर्गत इस सब चीज का क्या चीज अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन पिछले वाला पेपर में भी आया था सीटेट का जी, इससे पहले हुआ था ना आपके जनवरी में हुआ था शायद, जनवरी में, जून जुलाई में हुआ था, उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने के लिए सुसाधित करता है। बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, ये क्या आपका गलत है। ठीक है, आर क्या दिया है या फिर रीजन क्या दिया है आपको? अ, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ की बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बाह्य और आंतरिक होता है। ठीक, इसमें क्या? भय और तनाव वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने के लिए सुसाधित नहीं करता है। ठीक, तो ये आपका अभी कथन भी गलत है, आपके कारण भी गलत है। इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों गलत है। क्या जी? ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? यहाँ पे देखो क्या बताया गया है आपको कि एक शिक्षिका है, ठीक, उन वो वह छात्रों के पूर्व ज्ञान के नई संकल्पना के साथ जोड़ना चाह रही है। ठीक है, तो वह यहाँ क्या करना चाहिए? इसको आपको बताना है। ऑप्शन 1 में दिया है छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ऑप्शन 2 है छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। ऑप्शन 3 है नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। और ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्न उत्तर देने के लिए कहना। तो यहाँ पे आपको पूर्व ज्ञान को जब नई संकल्पना के साथ जोड़ना है तो ऑप्शन 4 तो नहीं आएगा। व्याख्यान देना, नई सामग्री का व्याख्यान देकर पूर्व ज्ञान को कहाँ से उसको आप जोड़ पा रहे हो। ठीक, तो क्या है नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके को बार बार चरणबद्ध समझाना, ये भी नहीं है। इसका तो बजाय कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 क्या चीज? नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव को पहले साझा करेंगे। ठीक, कि बताएंगे क्या है नई सामग्री के बारे में, फिर उससे पूछेंगे तो वहाँ अपने पूर्व ज्ञान से इसके बारे में बताएंगे क्लास में। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? ऑप्शन 1 में क्या दिया है? कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। तो यही आ जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। सज़ा तो देना नहीं है, समस्या समाधान, उसे समस्या का समाधान दें। वो 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, कितने बार उसको देते रहेंगे, इससे कहाँ सीखेगी वो। ठीक, उसे समस्या को छोड़ने ऐसे बोल नहीं सकते अगला क्वेश्चन करो करके। ठीक, तो सही आंसर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड विषय सीखने की तुलना में एक से विषय सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी या फिर 3 अधिसंज्ञान। ठीक, क्या आगे इसका सही उत्तर? अधिसंज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं।
अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पे नहीं मतलब निगेटिव देता है। यहाँ पे देखो आपको निगेटिव निगेटिव पहले हटा ही देना है। ठीक, क्या है नहीं, क्या दिए नहीं। तो सबसे पहले क्या दिया आपका ऑप्शन में, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना, तद अनुसार चुनौतियों को पेश करना। ठीक, दूसरा क्या दिया, शिक्षार्थियों का नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तीसरा क्या दिया, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके देना। चौथा ऑप्शन क्या दिया, शिक्षार्थियों को जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, आपके शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या चीज, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। कौन, जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी होते हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो देखो भूमिकाओं का विनिमय मतलब पारस्परिक अध्ययन ही आगे इसका उत्तर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन 2 है, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन 3 है, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समाज आलोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 4 है, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आएगा बी। कौन सा, कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या फिर निर्देश देने की आवश्यकता है। तो सही आंसर उत्तर है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन से नैदानिक आकलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या फिर हल करने के लिए कहती है। ठीक, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। यह आपका अभिकथन है। कारण है आपका, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो कारण तो समझ में आएगा कि बिल्कुल सही है भाई, जब वह चिंतित और असुरक्षित महसूस करेंगे तो शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही। तो कारण तो आपका सही है। आपके ऑप्शन, आपके कथन भी सही है, क्योंकि देखो अमाना डर रही है, जब वो शिक्षिका उसको बोले कि आप ब्लैक बोर्ड में आकर समस्या का जवाब दे या फिर हल करें, तो डर है, क्योंकि उसको डर है कि वहाँ शर्मिंदा हो जाएगी करके। तो अभी कथन भी सही लग रहा है आपका, कारण भी सही लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। ऑप्शन 1 है, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन 2 है, बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। ऑप्शन 3 है, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। ऑप्शन 4 है, बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक पॉजिटिव पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये असभ्य होते हैं तो ऐसी गलत हो, ये भ्रष्ट वाले भी ऐसी गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, बच्चे के रूप में जो होते हैं वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखते हैं, भी आपके निगेटिविटी बता रहा है। तो सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है।
ऑप्शन एक है छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना, ये बिल्कुल गलत है, नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक तो गलत ही हो गया। ऑप्शन दो है विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना, ये भी गलत है। ऑप्शन तीन है एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को विषय का एक जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना हो। और ऑप्शन चार है छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे आपके तीन भी गलत है। ठीक, कि परियोजना सौंपना, फिर ये याद रखना, यहाँ से देखिए नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर चार, छात्रों को समाधान या खोजने के लिए खुले प्रश्न, ये इसका है की पॉइंट। ठीक, खुले प्रश्न प्रदान करने से क्या चीज़ उसकी रचनात्मक और आलोचनात्मक जो थिंकिंग है वो क्या चीज़ प्रोत्साहित होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर चार। अगला प्रश्न है उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए जो खाली स्थान है। तो एकदम सरल ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए जो एक स्पर्श प्रणाली है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो यहाँ पर देखो इसका जो अभी कथन दिया गया है, क्या चीज अभी कथन दिया गया है वो सही है। ठीक, लेकिन जो कारण दिया क्या चीज बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण, ये आपका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या निकल आएगा? ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं वैगोत्स्की ने सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या कहा है? विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रोत्साहित किया है, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है, गलत। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन चार है विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। एक कंठस्थ, ये भी आपका एक निगेटिव है। ठीक, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा निगेटिव, यहाँ पे हतोत्साहिता, ये भी क्या आपका निगेटिव हो जा रहा है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा आपका ऐसे ही विलोपित हो जाएगा। ठीक, तो बच गया क्या आपका ऑप्शन नंबर दो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ है? ऑप्शन एक है उदाहरण प्रस्तुत करना, कर सकते हैं, गैर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन तीन में क्या है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी कर सकते हैं। चार वाला कथन क्या दिया है? एक परिभाषा देना, और ये गलत है, ये याद रखना करके दिया है, यहाँ पे ये गलत है। तो क्या आ जाएगा आपका एक, दो, तीन सही है। तो कौन सा उत्तर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक, एक और दो और तीन। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक में क्या दिया है? यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, अरे भाई बिल्कुल गलत है, यहाँ पे द्विधात्मक सुविधा कौन प्रस्तुत करेगा? ठीक, दूसरा यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तीसरा है यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, यहीं से ये गलत हो जाएगा। ठीक, चौथा यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। बच गया कौन? दो और चार। तो देखो लॉरेंस कोहलबर्ग क्या है आपके नैतिक तर्क, किसमें नैतिक तर्क या फिर नैतिक विकास वाला था इसका। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा इसका सही आंसर। यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? ऑप्शन एक है देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। दूसरा है एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन तीन है एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल हो। और ऑप्शन चार है पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चार। क्या चीज? पूर्व ज्ञान की जांच की शुरुआत
पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना। किसके लिए? एक सीखने के आकलन के लिए एक उदाहरण है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वालिटी लाना है, तो लड़का लड़की वाला जेंडर वाला तो ला ही नहीं सकते, तो ये तो गलत है। ठीक, दूसरा कारण क्या है आपकी? लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों के, ये भी क्या दोनों तुलना ही कर रहा है, तो भी आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखो दोनों गलत, अभी कथन भी गलत हो रहा है आपका और कारण भी गलत हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है? अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए, ये बिल्कुल गलत है। सीखने बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये भी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए निगेटिव को हटा ही देना। जब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पॉजिटिव पूछा गया है ना, तो आंसर कभी निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है ना, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक, तीसरा क्या है? परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं, यहाँ पे लोग नहीं निभाते, तो ये भी गलत है। बच गया कौन? आपका ऑप्शन नंबर 4, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या जी? सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है और यहाँ खालिस्तान होते हैं। आपको यहाँ पे ब्लैंको भरना है। ठीक, तो देखो व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जो है, यहाँ क्या होता है? आपकी एक जेंडर भूमिका होती है, जेंडर पहचान नहीं होती। तो आप सबसे पहले जेंडर पहचान को हटा ही दीजिए, तो 1 और 2 तो हट गया। बच गया क्या चीज़? आपका जेंडर भूमिका। ठीक, तो जेंडर भूमिका आपको किस में दिया गया है? एक तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और एक तो आपको दिया किस में? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक, तो देखो व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें संस्कृति, क्या जी? संस्कृति विशिष्ट जेंडर के उपयोग में उपयुक्त मानती है। तो जो जेंडर भूमिका था, यहाँ पे संस्कृति दिया है, तो अगर संस्कृति विशिष्ट जेंडर की बात करें तो यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होगा, इसमें सांस्कृतिक रूप में परिभाषित होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बच गया कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही आंसर क्या निकल गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 क्या जी? जेंडर भूमिकाएं एवं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, तो ये थी CDP का टोटल 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताना कि किसका किसका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, कितना सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। ठीक है, आज का जो हुआ है 15 दिसंबर को एग्ज़ाम, उसका भी CDP का आंसर मैं जल्द ही अपने इस चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके और भी पार्ट का आप लोगों को आंसर की जानना है, देखना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से पार्ट का आंसर की देखना है। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ही बताइएगा कि कितने नंबर आ रहा है और आपको आगे जो आने वाले उसमें आपको कौन सा MCQ नहीं आंसर की चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं, हम लोग अभी PSC का MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 9 फरवरी को PSC का एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, तो उसके लिए MCQ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे PSC का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी चैनल में बने रहिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और जो ज़रूरत है जिनको आंसर की या फिर इस टाइप की वीडियो को उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत